हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अपडेट क्या क्या हुआ है। अभी हमें ये तो पता चल चुका है कि अपडेट हो गया है, बट अपडेट हुआ क्या है ये हम भारत के राजपत्र या द गेजेट ऑफ इंडिया में देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है। कोई अपडेट हो रहा है, यूजीसी अपडेट कर रही है, नया रेगुलेशन अप्लाई किया जा रहा है, तो वो भारत के राजपत्र के थ्रू ही होता है। तो ये जो आपको पीडीएफ स्क्रीन में दिख रही है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसके थ्रू आप इन सभी अपडेट्स को पढ़ सकते हैं। तो हम इंग्लिश ओपन करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश पढ़ते समझते हैं। हम एक्सप्लेन ज़रूर हिंदी में करेंगे, बट ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल ये रहेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन, यूजीसी ने ये नोटिफिकेशन रिलीज करी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये पीएचडी जो है रेगुलेशन पीएचडी 2022 के नाम से जानी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेशन 22, पीएचडी अवार्ड रेगुलेशन 22। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस भी बताए गए हैं कि डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द एडजेसेंट फैकल्टी, क्रेडिट क्या है, कॉलेज कमीशन, कोर्स वर्क, ये सारी चीज़ें आप गो थ्रू कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा सच अपडेट नहीं है। ग्रेड पॉइंट, गाइड रिसर्च सुपरवाइजर, ये सारी के सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सभी को डिफाइन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जिनके पास कुछ क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल है, मतलब 1 या 2 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, 1 साल या 2 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री। अगर आपने 8 सेमेस्टर का कोई बैचलर डिग्री किया है, मतलब 4 साल आपको अपनी ग्रेजुएशन में लगे हैं, और 1 साल का मास्टर या 2 सेमेस्टर का मास्टर आपने किया है, तो टोटल कितने हो गए, 5 ईयर्स। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन, 1 साल का मास्टर या 2 सेमेस्टर का मास्टर, तो आप एलिजिबल है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा अगर आपने 4 सेमेस्टर का मास्टर किया है, 3 साल का बैचलर किया है, मतलब 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन, 2 सेमेस्टर मास्टर्स, जो अभी चल रही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले, 3 साल का यूजी, 2 साल का पीजी अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, मिनिमम आपको 55% मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको बताया गया है कि 5% मार्क्स जो है वो इक्विवेलेंट ग्रेड अलाउ करा जाएगा एसटी ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर को, इन जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, अगर उन्होंने 75% से अबव मार्क्स स्कोर करा है तो भी वो पीएचडी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, 75% आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैंडिडेट who have completed their MPhil program with at least 55% of mark in aggregate or its equivalent grade in a point scale where grading system is followed or equivalent qualification from the foreign education institute accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized, and authorized by the authority established or incorporated under a law in this home country and any other salutary authority in the country to assess। So basically बात ये है कि अगर आप किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी एमफिल कर चुके हो, दैट टू विद 55% ऑफ मार्क्स, तो आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, अब ड्यूरेशन, प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात करेंगे। एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि अब एमफिल जो है वो अवार्ड नहीं करा जाएगा। अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने ये पढ़ा था कि अब एमफिल नहीं मिलेगा या अब आप एमफिल नहीं कर सकते, तो वो इस आपको राजपत्र में देखने को मिलेगा कि अब एमफिल कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी दे नहीं सकती है, आप एमफिल में एडमिशन नहीं ले सकते, उसको कम्प्लीटली डिसॉल्व कर दिया गया है। इसके अलावा वो सारे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एमफिल कर चुके हैं, उनके जो एमफिल है उसकी उनको रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगी, पर अब इस सेशन से एमफिल में एप्लीकेशंस आने ही बंद हो जाएंगे। प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या होने वाला है, वही 3 साल का प्रोग्राम ड्यूरेशन रहेगा। 3 साल का प्रोग्राम ड्यूरेशन में कोर्स वर्क इंक्लूड रहेगा और ये मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर्स रहेगा। ठीक है, आपका पूरा का पूरा पीएचडी जो है मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 6 साल का रहने वाला है। ठीक है, अ मैक्सिमम ऑफ एन एडिशन ऑफ 2 ईयर्स कैन बी गिवन थ्रू प्रोसेस ऑफ री रजिस्ट्रेशन एज पर दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच इज़ कंसर्न। आपको 2 साल का और एडिशनल रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप री रजिस्टर करते हो तो।
ठीक है। पीएचडी प्रोग्राम शुड नॉट एक्सीड 8 years, 8 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 6 साल। Provided further that female PhD scholars and persons with disabilities having more than 40% of disability may be allowed for additional relaxation of 2 years. However, the potential period of completion of a PhD program in such case should not exceed 10 years. उनको भी 10 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो मेटर्निटी या चाइल्ड लीव लेती हैं तो उनको 240 डेज का एडिशनल ड्यूरेशन पीएचडी प्रोग्राम में दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स का खास ख्याल रखा गया है इस न्यू अपडेट में। अब जो प्रोसीजर है कि आप कैसे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, तो प्रोसीजर वही सेम है, ठीक है, कि पीएचडी प्रोग्राम में आप ले सकते हैं। आप किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है उसमें आप एजुकेशन ले सकते हो, उसमें आप पीएचडी ले सकते हो, उसमें एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो पीएचडी की। यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट अगर आपने किया हुआ है, गेट सीड अगर सिमिलर नेशनल लेवल के अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट किए हुए हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। इसके अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है, उसमें अगर आप 55 अगर उसमें आप 50% लेके आते हैं तो आप पीएचडी वहाँ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव 50% मार्क इन द एंट्रेंस आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आपने 50% ले आए और उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, पीएचडी इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन बताई हुई है। 5% रिलैक्सेशन अलाउ करा जाएगा इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी एससी ओबीसी एंड इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी, ठीक है। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं दे माइट डिसाइड द नंबर ऑफ eligible candidate to be called for an interview based on the number of PhD seats available। तो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जितनी भी PhD सीट्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही वो सारे के सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अब जो सिलेक्शन है कैंडिडेट का वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा और इसका जो वेटेज होगा 70% एंट्रेंस टेस्ट का होगा और 30% आपका जो इंटरव्यू वाइवा या फिर जो इंटरव्यू वाइवा वॉइस जो होगा उसका आप पे लाइक उसके थ्रू ही आपका ओवरऑल परसेंटेज बनेगा। 70% आपके एग्जाम को मिलेगा, 30% आपके इंटरव्यू को मिलेगा, ठीक है। अब वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो एलिजिबल है पीएचडी प्रोग्राम के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा अ प्रोस्पेक्टस इन वेल एडवांस्ड on the institution's website specifying the number of seats for admission, subject discipline wise distribution। तो ये कॉलेज के लिए है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो पीएचडी कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रही है उनको पहले ही एक प्रोस्पेक्टस या फिर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी एंट्रेंस टेस्ट वो लेते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी उसी प्रोस्पेक्टस में इनको बतानी होगी। द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ पीएचडी सुपरवाइजर्स। सो पीएचडी सुपरवाइजर्स की एक लिस्ट भी इनको अपनी वेबसाइट पे लगानी होगी, ठीक है। स्पेसिफिक नेम बताना होगा, डेजिग्नेशन बताना होगा, डिपार्टमेंट, स्कूल, सेंटर, ये सारी चीज़ें बतानी होगी अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ पीएचडी स्कॉलर जो कि एक स्पेसिफिक जिस भी टॉपिक पर उन्होंने पीएचडी करी हुई वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब यहाँ पे एक बड़ा अपडेट एलोकेशन पे भी है, एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर। हमेशा हमने ये देखा है कि रिसर्च सुपरवाइजर कम हो जाते हैं और जो पीएचडी कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स वो भटकते रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया हुआ है रिसर्च सुपरवाइजर के लिए, को सुपरवाइजर के लिए, नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर विच इज परमिजेबल फॉर पर सुपरवाइजर कि एक सुपरवाइजर के अंदर कितने पीएचडी कैंडिडेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया वही बता रहा है कि कितने पीएचडी कैंडिडेट्स एक सुपरवाइजर के अंदर रह सकते हैं, कौन रिसर्च सुपरवाइजर बन सकता है, कौन को सुपरवाइजर बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट सॉरी अब जो एडमिशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो यहाँ पे बताई गई, ईच सुपरवाइजर कैन गाइड अप टू 2 इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है। 2 इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर को गाइड कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है दे मे डिसाइड देयर ओन selection procedure for PhD admission of international students keeping in the view of the guide and norms। तो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने गाइड के अकॉर्डिंग पीएचडी स्कॉलर जो इंटरनेशनल पीएचडी स्कॉलर्स है उनके नंबर्स को डिसाइड कर सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर अंडर अ फैकल्टी नंबर ईदर as a supervisor or co-supervisor shall not exceed the number of prescribed in clause 6.3 and clause 7.1, ठीक है। So 7.1 and clause
6.3 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो जितनी मिनिमम कैंडिडेट्स की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिसर्च एडवाइजरी कमेटी और उनके फंक्शन के बारे में बताया गया है। ये जो कमेटी है ये क्या करती है, रिसर्च का सुपरविजन करती है। ये क्या करती है, रिव्यू करती है, रिसर्च प्रपोजल को फाइनलाइज करती है, टॉपिक ऑफ रिसर्च गाइड करती है पीएचडी स्कॉलर्स को, उनकी स्टडी डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी को डेवलप कराने में हेल्प करती है, रिव्यू करती है, असिस्ट करती है पीएचडी स्कॉलर की रिसर्च वर्क में। ठीक है, ईच सेमेस्टर PhD स्कॉलर शैल अपीयर बिफोर द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, जो RAC, इसे हम शॉर्ट में RAC भी कहते हैं। तो हर एक हर एक सेमेस्टर में जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है उनके सामने जो PhD स्कॉलर है उसको अपीयर होना पड़ता है एंड सारी अपडेट देनी होती है। जैसे in case of program of PhD scholars is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record a reason for the same and suggest corrective measures. अगर ऐसा लगता है जो एडवाइजरी कमेटी है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, उसको ऐसा लगता है कि किसी भी PhD कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको करेक्शंस बताएंगे कि आपको यहाँ पे करेक्शन करना है एंड उनको गाइड करना पड़ता है। जो एडवाइजरी कमेटी है उसको कैंडिडेट को गाइड करना पड़ता है। यहाँ पे इवैल्यूएशन और असेसमेंट मेथड के बारे में भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ये ज़रूर शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम, ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल में ज़रूर शेयर करूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर UGC के ऑफिशियल वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। Now we have academic, research, administrative and infrastructure requirements for the fulfillment of any college or getting recognized for offering PhD programs। तो ये यूनिवर्सिटी कॉलेज को देखना है कि क्या मिनिमम उनको क्राइटेरिया मेंटेन करके रखना है ताकि वो PhD कैंडिडेट्स को इनवाइट कर सकें। PhD प्रोग्राम थ्रू पार्ट टाइम मोड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे लोग जो जॉब के साथ साथ अपनी PhD कंप्लीट करना चाहते हैं वो पार्ट टाइम PhD के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। PhD प्रोग्राम थ्रू PhD प्रोग्राम थ्रू पार्ट टाइम मोड विल बी परमिटेड, मतलब ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज है, परमिशन मिली हुई है UGC की साइड से कि आप पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस व्हिच इज स्टिपुलेटेड इन दीज रेगुलेशंस आर फुलफिल्ड। सो सारा का सारा रेगुलेशन फुलफिल करना है। द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंसर्न shall obtain a no objection certificate, उनको एक NOC चाहिए रहेगी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर द पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कैंडिडेट एम्प्लॉय है, जहाँ वो काम करता है, वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारा कैंडिडेट हमारे यहाँ जॉब कर रहा है पर हमको कोई परेशानी नहीं है अगर वो PhD भी कर ले साथ के साथ। तो एक NOC कैंडिडेट को सबमिट करना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। The candidate is permitted to pursue studies on a part-time basis. His or official duties permit him her to devote sufficient time to the research. आपको एक sufficient time research में ज़रूर devote करना पड़ेगा. If required, he she will revealed from the duty to complete coursework. अब जो कैंडिडेट पार्ट टाइम PhD करते हैं उनको एक रिलीफ मिल जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोर्स वर्क की ड्यूटी से आराम मिल जाता है अगर आप पार्ट टाइम PhD करते हैं। ठीक है, notwithstand anything contained in these regulation or any other law for the time being in force of higher educational institution, research institute of central government or state government shall conduct PhD program through distance and online mode। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, नो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट शैल कंडक्ट PhD प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस। डिस्टेंस से PhD प्रोग्राम आप कंडक्ट नहीं करा सकते और ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट नहीं करा सकते। थोड़े दिन पहले ही UGC ने बोला है कि ऑनलाइन जो PhDs है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। भाई आपकी कोई वैल्यू नहीं है ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड से जो आप करते हैं। अब जो MPhil है, MPhil ग्रांट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैल नॉट ऑफर MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम। अब ये पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, इशूज for a provisional certificate prior to the actual award of PhD degree, the degree awarding higher educational institute shall issue a provisional certificate to effect of the PhD is being awarded in accordance with the provisions of these regulations। so ये आपके सर्टिफिकेट रेगुलेशन, सर्टिफिकेट आपको PhD जो मिलता है उससे रिलेटेड है।
ठीक है। अवार्ड ऑफ पीएचडी प्रायर टू नोटिफिकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन, पीएचडी जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, उससे रिलेटेड है, आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। डिपॉजिटरी ऑफ इनफ्लिबनेट, फॉलोइंग द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द evaluation process before announcement of the award of PhD degree, higher educational institute concerned shall submit an electronic copy of PhD to Inflibnet। तो Inflibnet में इनको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ PhD अपलोड करनी पड़ती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि राजपत्र में आई है, नेशनल गेजेट में आई है इंडिया की। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एंड ईच एंड एवरी डिटेल इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप पीएचडी या पार्ट टाइम पीएचडी, अगर आप जॉब करते हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, आप फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद। तो ये दोनों ही एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको याद रखना है कि किसी भी डिस्टेंस मोड की पीएचडी में आपको अप्लाई नहीं करना है। ऑनलाइन पीएचडी अगर कोई ऑफर करते हैं तो वो नहीं करना है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। Okay, so this is about the new regulation program, new regulation policy for PhD 2022. I hope this video is helpful everyone. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन क्लिक द लाइक बटन। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.